नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया। मैं शोभित पाठक हाजिर हूँ आपके सामने साइंस का वीडियो लेकर। हम आज से अभी तक हमारी जो चैनल थी जीनियस इंडिया, अभी तक क्या था कि इसमें हम लोग एकेडमिक जैसे हाई स्कूल है, इंटर लेवल है, तो इंटर लेवल तक हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अलग अलग वीडियो डालते थे। लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन लेवल, यानी एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितने भी वीडियो जो आपके हैं, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका साइंस का वीडियो। तो इसी से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही कारगर होंगे। तो हम आज से बात करते हैं साइंस की, यानी विज्ञान। विज्ञान है क्या? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी धन ज्ञान। बी से विशिष्ट और ज्ञान, यानी विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है, यानी साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है, वो किससे हुई है? लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? टू नो। टू नो का मतलब यानी जानना। भौतिक जगत में जो कुछ भी व्याप्त है, उन सब का हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं, वही क्या है? आपका विज्ञान, ठीक है। यानी भौतिक जगत में हमारे जो कुछ भी व्याप्त है, उन्हीं सबका क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, ठीक है। विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। विज्ञान की दो शाखाएं, एक तो आपका हो गया प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, और दूसरा हो गया आपका भौतिकीय यानी फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस के अंतर्गत आपका आता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और फिजिकल साइंस के अंतर्गत फिजिकल के दो पार्ट हो गए आपका। एक तो हो गया आपका फिजिक्स और दूसरा हो गया आपका केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी आपका हो गया फिजिकल साइंस के अंतर्गत आपका आ गया फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इसके अंतर्गत आपका आ गया जीव विज्ञान, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करें, इसी के आगे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले नेचुरल साइंस में हमने बात की है किसकी? बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत यानी बायोलॉजी क्या है? आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस और लोगस। तो बायोस और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ क्या होता है आपका? लाइफ, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ और स्टडी, यानी लाइफ और स्टडी की अगर हम बात करें, तो लाइफ यानी जीवन और स्टडी मीन्स अध्ययन। तो आपका बायोलॉजी से क्या हो गया? बायोस और लोगस। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस से। बायोस का अर्थ है लाइफ और लोगस का अर्थ है स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत विज्ञान की करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, ठीक है। जीवन के मतलब जिस पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक, यानी जीवन से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे लेमार्क और
ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किया। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है, बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। अरस्तु ने बायोलॉजी को एक शाखा के रूप में, विज्ञान की एक नई शाखा बना दी उन्होंने बायोलॉजी, तो शाखा के रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर हो गया? अरस्तु ने, अब इसके बाद हम बात करें बायोलॉजी के अंतर्गत जो बायोलॉजी की शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं बायोलॉजी की, कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी जूलॉजी और दूसरा है आपका बॉटनी। वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट शाखाओं की अगर हम बात करें तो जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब जूलॉजी जो है, जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जून प्लस लोगस, और बॉटनी हो गया आपका बोटेन प्लस लोगस। अब हम बात करें जून प्लस लोगस की, यानी जून से अर्थ होता है आपका एनिमल और लोगस से अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी। तो जून प्लस लोगस से आपका हो गया एनिमल स्टडी, यानी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी एनिमल्स स्टडी करते हैं। वो किसके अंतर्गत आता है? आपका जूलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करें बॉटनी, तो बॉटनी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, बोटेन प्लस लोगस। तो बोटेन का अर्थ होता है आपका हर्ब, हर्ब मीन्स होता है शाक, यानी पेड़ पौधे। ठीक है, तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वो आपका क्या हो गया? बॉटनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी का जनक किसे माना जाता है? बॉटनी का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को क्या माना जाता है? बॉटनी का जनक माना जाता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि जूलॉजी का जनक अरस्तु को क्यों माना जाता है। जूलॉजी का जनक अरस्तु को इसलिए माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम यानी जंतुओं का इतिहास, तो हिस्टोरिया एनिमिलियम में सर्वप्रथम 500 जंतुओं का वर्णन किया। तो लगभग 500 जंतुओं का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम। तो इसीलिए क्या कहा जाने लगा? अरस्तु को जूलॉजी का जनक माना जाने लगा। ठीक है, इसके बाद थियोफ्रेस्टस की बात करें तो थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम में थियोफ्रेस्टस ने 500 पौधों का वर्णन किया। इसलिए थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाने लगा? बॉटनी का जनक कहा जाने लगा। क्लियर हो गया? ठीक है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसी के आगे हम बात करें क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं यानी वर्गीकरण, थोड़ा सा वर्गीकरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्गीकरण को नहीं देखेंगे, वर्गीकरण को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम केवल एक आधार ले रहे हैं वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का। तो सर्वप्रथम जब क्लासिफिकेशन की बात आई तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ही कि अरस्तु वैज्ञानिक, तो अरस्तु ने सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन जब किया तो क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो समूह बना दिए। ठीक है, कौन कौन से समूह बना दिए?
दो समूह बनाए उन्होंने, एक तो जंतु समूह और दूसरा बनाया वनस्पति समूह। दो समूह बना दिए, एक जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। ठीक है, अरस्तु ने। इसके बाद वैज्ञानिक आए कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि इनको जंतु समूह की जगह इसको क्या कर दिया, जंतु जगत और वनस्पति जगत, दो जगतों में विभाजित कर दिया। यानी इनको जंतु जगत और पादप जगत या वनस्पति जगत। ठीक है, जंतु जगत और पादप जगत, दो जगतों में विभाजित कर दिया। इसके बाद वैज्ञानिक आए R.H. व्हीटेकर। ठीक है, वैज्ञानिक कौन से आए, R.H. व्हीटेकर। तो R.H. व्हीटेकर ने क्या किया, R.H. व्हीटेकर ने इन्हीं जगतों को 5 जगतों में विभाजित कर दिया, यानी 5 जगत पद्धति दी। तो 5 जगत पद्धति में उन्होंने 5 जगतों में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। 5 जगत बना दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। ठीक है, लेकिन उसके पहले अब मैं ये जगत आपको बताऊं, उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं इनके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जाने। जैसे हम, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा कोशिका ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हम कोशिका के बारे में जान लें कि कोशिका कहलाती क्या है। ठीक है, तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, कोशिका कहलाती है, जिसमें स्वतः सामर्थ्य होती है अपने समान नई पुत्री कोशिकाओं को जन्म देने की। ठीक है, तो कोशिका क्या है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, वो क्या हो गया, आपका कोशिका हो गया। कोशिका होती हैं 2 प्रकार की। कोशिका 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक तो हो गई आपकी आकेंद्र की और दूसरी होती है साकेंद्र की। साकेंद्र की और आकेंद्र की, या हम ये कह सकते हैं आकेंद्रीय और सकेंद्रीय। ठीक है, तो अब आकेंद्र की कोशिका की हम बात करें, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक, और इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है प्राइमरी, प्रो मीन्स हो गया आपका प्राइमरी। यानी प्रो मीन्स प्राइमरी से मतलब हो गया कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई, उस समय कैसी कोशिकाएं थी, प्राइमरी कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक। यानी जो शुरुआत में, पृथ्वी की शुरुआत में जब जीवन की उत्पत्ति हुई, उस समय पे ये कोशिकाएं उपस्थित थी। आ माने नहीं, केंद्र की माने केंद्रक, यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्णतया विकसित नहीं होता या होता ही नहीं है, वो क्या कहलाती हैं, आकेंद्रकीय कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, और यू मीन्स होता है वेल डेवलप, वेल डेवलप्ड मीन पूर्ण विकसित। ठीक है, यानी ऐसी कोशिकाएं जो क्या होती हैं, जिनमें केंद्रक पूर्णतया विकसित होता है, तो वो क्या हो गई आपकी साकेंद्रकीय कोशिकाएं। क्लियर हो गया, आकेंद्रकीय कोशिकाएं और साकेंद्रकीय कोशिकाएं। अब 2 प्रकार के जंतु होते हैं, एक तो होते हैं एक कोशिकीय और एक होते हैं बहुकोशिकीय। यानी ऐसे जंतु जिनमें एक ही कोशिका पाई जाए वो हो गई एक कोशिकीय, और ऐसे जंतु जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो हो गए बहुकोशिकीय। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा और इन सब जगत की। तो सबसे पहले हम बात करें मोनेरा जगत की। तो मोनेरा जगत में व्हीटेकर ने ऐसे जंतु रखे जो क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे। कैसे थे, प्रोकैरियोटिक भी थे और एक कोशिकीय भी थे।
प्रोकैरियोटिक थे और एक कोशिकी थे। ठीक है, मोनेरा जगत के अंतर्गत ऐसे जंतु रखे गए जो प्रोकैरियोटिक थे और एक कोशिकीय थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और कोशिकीय जैसे आपका आर्की बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए? आपके मोनेरा जगत के अंतर्गत आ गए। ठीक है, इसके बाद बात करें हम प्रोटिस्टा जगत की, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कैसे जंतु आए? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय। यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जंतु किसके अंतर्गत आ गए? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आ गए। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है। युगलीना को क्या कहा जाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटिस्टा जगत। इसके बाद आ गए हम कवक में, तो कवक के अंतर्गत कैसे जंतु आते हैं? कवक के अंतर्गत जंतु आते हैं परपोषी। कैसे जंतु आते हैं? परपोषी जंतु आते हैं। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और परपोषी जंतु, या हम ये कहते हैं कि ऐसे जंतु जिनमें काइटिन की लेयर चढ़ी होती है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? कवक के अंतर्गत। जैसे आपका एगेरिकस है। ठीक है, तो ये हो गया कवक के अंतर्गत। परपोषी क्या कहलाता? पर मीन्स दूसरी, पोषी मीन्स पोषण करने वाले। जैसे मनुष्य है, मनुष्य भी परपोषी है। ठीक है, लेकिन कवक के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मनुष्य कैसा है? मनुष्य के ऊपर, शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर काइटिन की लेयर नहीं होती। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करें जंतु की, तो जंतु के अंतर्गत कैसे आते हैं? यूकैरियोटिक जंतु तो आते हैं, लेकिन कैसे? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ गए? आपके जंतु के अंतर्गत। इसके बाद पादप की बात करें, तो पादप के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक तो होते हैं, साथ में कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी यानी जो अपना भोजन क्या कर लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे जंतु या पादप जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, 5 जगत मैंने आपको बताया, आर.एच. हुइटेकर ने इनको डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। ठीक है, अब हम बात करें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की, यानी वर्गीकरण। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? टैक्सोनॉमी, यानी वर्ग की। ठीक है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके आगे हम बात करें वर्गीकरण में एक बहुत छोटी सी चीज रह गई है। कैरोलस लीनियस ने ही एक पद्धति चलाई जिसे हम क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति के अंतर्गत क्या हुआ? द्विनाम पद्धति, द्विनाम, द्विनाम, द्विनाम का मतलब है दो नाम। ठीक है, दो नाम। जैसे मनुष्य का नाम क्या है? होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस क्या मतलब है? होमो सेपियंस से मतलब क्या हो गया? होमो और सेपियंस। ठीक है, यानी द्विनाम, दो नाम है। इन्होंने कहा प्रत्येक जीव के दो नाम होंगे। ठीक है, पहला नाम उसका वंश प्रदर्शित करेगा और दूसरा नाम उसकी जाति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, पहला नाम उसका वंश प्रदर्शित करेगा यानी जीनस को प्रदर्शित करेगा, और दूसरा नाम जाति को प्रदर्शित करेगा यानी स्पीशीज को प्रदर्शित करेगा, स्पीशीज को प्रदर्शित करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो होमो सेपियंस है, जैसे मेढक का नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, तो राना उसका क्या हो गया?
वंश हो गया, टिग्रीना उसकी जाति हो गई। जैसे सरसों है ब्रासिका कैम्पेस्टिस, तो ब्रासिका उसका क्या हो गया, वंश हो गया, कैम्पेस्टिस उसकी जाति हो गई। जैसे कुत्ता है कैनिस फैमिलियरिस, तो कैनिस फैमिलियरिस से क्या हो जाएगा, कैनिस उसका वंश हो गया और फैमिलियरिस उसकी जाति हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो भी नाम दिए गए हैं वो वैज्ञानिक नाम जो हैं वो क्या हो गए, इसी द्विनाम पद्धति के अंतर्गत दिए गए। और द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा सा एक जीव विज्ञान का जो परिचय लेकर के आए थे, यहाँ पे वीडियो आपका फिनिश होता है। इसी के आगे हम आपको दूसरे वीडियो में हम आपको बात करेंगे कोशिका की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी दी गई है उस पर क्लिक जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती चली जाए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर इनमें से कहीं भी आपको दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।